हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं ग्रेट बुद्धा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर का मामला मध्यस्थता वाले पैनल को सौंप दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एफएम खलीफुल्ला इस पैनल के मुखिया होंगे, जो कि जाने जाते हैं मध्यस्थता के मामलों को देखने के लिए। वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू और श्री श्री डबल श्री रविशंकर शामिल है। अदालत ने कहा कि इस मध्यस्थता के पैनल के लिए इसकी कार्यवाही कैमरे के सामने होगी और मीडिया रिपोर्टिंग इस कार्यवाही में नहीं की जाएगी। साथियों, श्री श्री रविशंकर के बारे में मैं आपको बता दूं, 2017 में हुए विश्व सांस्कृतिक समारोह, जो इन्होंने जिस समारोह की वजह से यमुना को हुए नुकसान में इन्होंने एनजीटी नाराज हुआ और एनजीटी ने इनसे कुछ जुर्माना भरने के लिए कहा। इन्होंने वो जुर्माना तक भरने को मना कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को इस मध्यस्थता वाली पैनल में लेना और किस नतीजे पर पहुंचा जाएगा, ये थोड़ा डाउटफुल है। वह हालांकि इस मामले में मुस्लिम समाज पहले ही कह चुका है कि वह मध्यस्थता के साथ है। वो सब माननीय न्यायालय के जो भी फैसला लेती है उसका वो सम्मान करते हैं और मध्यस्थता के फैसले के साथ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अदालत के मध्यस्थता के इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी जी ने कहा है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि वो मध्यस्थता का सहयोग करेंगे। साथियों, साथ ही साथ मैं आपको एक खबर और बताना चाहती हूँ कि हाल ही में चंद्रशेखर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहुत बड़े विवाद चल रहे हैं। क्या वो राजनीति में आना चाहते हैं, क्या वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, इस तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक भीम आर्मी एक मार्च कर रही है। जो मार्च निकलेगा 11 मार्च से, सहारनपुर से शुरू होता हुआ वो 14 तारीख गाजियाबाद पहुंचेगा और 15 तारीख दिल्ली में पहुंचेगा। तो इस दौरान उन्होंने अपने कुछ मुद्दे रखे हैं। उन मुद्दों की तरफ आप सभी का ध्यान चाहती हूँ मैं। उन मुद्दों को उन्होंने बड़े संगीन मुद्दे हैं जो उन्होंने लिए हैं। उनका पहला मुद्दा यह है कि पुलवामा शहीदों के जवानों को शहीद का दर्जा मिले, पेंशन मिले। साथियों, मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ का जवान मर जाता है लेकिन उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। तो यही उनका पहला मुद्दा है कि जो पुलवामा में जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, वही नहीं सीआरपीएफ के अर्धसैनिक बल के जवानों को शहीद का दर्जा मिले, उनको सुविधाएं मिले, नौकरियां मिले, उनको पेंशन मिले, ताकि उनके जाने के बाद परिवार से किसी व्यक्ति के शहीद होने के बाद उसके परिवार को कुछ सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। ये उनका पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा उन्होंने रखा है मान्यवर साहब, यानी कि मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाए, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तीसरा उनका जो मुद्दा है वो है 2 अप्रैल में बंद युवकों को रिहा करे, जैसे उपकार बावरा है और भी काफी सारे नौजवान हैं जो अभी तक 2 अप्रैल के भारत बंद के प्रदर्शन के बाद से जेलों में बंद है। उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई चल रही है, तो उनको रिहा किया जाए। तीसरा, प्रमोशन में आरक्षण का मामला जो कश्मीर में लागू कर दिया गया है लेकिन अभी पूरे देश में लागू नहीं किया गया, प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। चमार रेजिमेंट को बहाल करने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। आदिवासियों की जमीनें छीनकर उन्हें घर से बेघर किया गया है, उनकी जमीनें अडानी को दी जा रही हैं। ये ऐसा ना हो, उनकी जमीनें बाइज्जत उन्हें दिया जाए। उनकी जो उनको संविधान में जो सुविधाएं मिले वो वापस मिलनी चाहिए। और साथ साथ नशीले पदार्थ पूरे देश में बैन होने चाहिए। नशीले पदार्थों पर, शराब, सिगरेट, तंबाकू, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। धार्मिक स्थलों का राष्ट्रीयकरण, ये एक बड़ा मुद्दा है। धार्मिक स्थलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जितना भी चंदा फंड जो भी मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, गुरुद्वारों में आता है, उनका सबका बेनिफिट
इन किसी धर्म जाति समुदाय को ना मिलकर सीधा राष्ट्र निर्माण में लगाया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत संगीन मुद्दा चंद्रशेखर ने उठाया है। और मैं आपको बता दूं, सीवर में मरने वाले लोगों को, सीवर में जो मर रही है, मौतें, लोग मर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, उसको लेकर भी चंद्रशेखर ने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि सरकार उन्हें मशीनें उपलब्ध कराए और ठेकेदारी प्रथा इसमें बंद हो। गरीबों को हथियारों मिलने, लाइसेंस मिलने का चंद्रशेखर का मानना है कि जो हथियार लेने और किसी भी, अगर कोई भी हथियार लेने या हथियार के लाइसेंस की मांग करने की जो प्रक्रिया है वो कुछ ऐसी है कि उसमें आप नहीं, गरीब या मिडिल वर्ग का इंसान हथियार नहीं ले सकता। कोई उच्च समुदाय का या फिर उच्च वर्गीय एक अमीर इंसान ही हथियार ले सकता है। जबकि एट्रोसिटी, उत्पीड़न जो होता रहा है उसका अगर हम रेट ऑफ एट्रोसिटी देखें कि किस दर किसकी ज्यादा है, तो वो उत्पीड़न गरीबों पे ही होता है। लिंच गरीब होता है। अगर किसी लड़की का बलात्कार होता है खेत में, अगर उसके पास उस वक्त कोई हथियार होता तो शायद वो बच सकती है। कई मामलों में आप देख सकते हैं, अगर लिंचिंग के मामले में, जहां अगर किसी के पास एक हथियार है तो शायद वो वहां से बचकर निकल सकता था। यही नहीं तो उनका चंद्रशेखर ने ये भी एक मुद्दा उठाया कि गरीबों को भी हथियार मिले, दलितों को भी हथियार खास करके दलितों को उन्होंने प्राथमिकता दी कि दलितों को हथियार मिल पाए। इस तरह के नियम लाइसेंस प्रक्रिया में होने चाहिए। न्यायपालिका में आरक्षण व्यवस्था बंद हो, आरक्षण व्यवस्था शुरू हो, क्षमा कीजिए, कॉलेजियम सिस्टम बंद हो, आरक्षण न्यायपालिका में लागू हो। जिस प्रकार से एक छोटे से छोटे भर्ती के लिए टेस्ट दिया जाता है, एग्जाम दिया जाता है, उसी प्रकार से जजों के भी भर्ती प्रक्रिया इसी प्रकार होना चाहिए। एग्जाम होना चाहिए, इंटरव्यूज हो और उसके बाद किसी जज की नियुक्ति होनी चाहिए। एक पूरे प्रोसेस के दौरान पूरा प्रोसेस जो है तय होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम के तहत एक ही जाति के, एक ही वर्ग के, एक ही समुदाय के लोग न्यायालय में जा रहे हैं और वो सिर्फ एक ही समाज और एक ही समुदाय का भला सोच रहे हैं। इसके अलावा हाशिए पे खड़ा हुआ दलित और मुस्लिम समाज एक टक लगाकर देखता रहता है कि कब उसे न्याय मिलेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि आप देखिए, कई साल, 30 साल, 20 साल निकल जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें न्याय मिलता है, उसके बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। तो अगर कहीं हमारे समाज के अगर जज न्यायालय में होते हैं तो वो हमारे समाज की आवाज उठा सकते हैं और निष्पक्ष न्याय दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो बात थी कि क्या भीम आर्मी चुनाव लड़ रही है, मैं भीम आर्मी के पक्ष से नहीं बोल रही, मैं वो शब्दों को दोहरा रही हूँ जो चंद्रशेखर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे। चंद्रशेखर ने कहा था कि स्मृति ईरानी जहां से चुनाव लड़ेंगी, हम वहां अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। अगर वहां बहुजन समाज का कोई मजबूत कैंडिडेट पहले ही खड़ा है, बहुजन समाज या बहुजन समाज की किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट वहां खड़ा है, तो हम वहां अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। क्योंकि अगर कोई और स्मृति ईरानी को हरा रहा है, बहुजन समाज के कैंडिडेट स्मृति ईरानी को हरा रहा है, तो भीम आर्मी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। और अगर नहीं, तो स्मृति ईरानी जिसने रोहित वेमुला की हत्या जिसे रोहित वेमुला की हत्या का आरोपी माना गया है, चंद्रशेखर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जिसे रोहित वेमुला की हत्या का आरोपी माना गया है, उसे लोकसभा में उसे संसद में नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसीलिए जहां स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेगी, वहां भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी। और अगर वहां कोई पहले ही बहुजन समाज का कोई सशक्त कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है जो कि स्मृति ईरानी को हरा सकता है, तो भीम आर्मी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। साथियों, इसके साथ ही एक बड़ी खबर जो अभी आई है, मैं उस पर आपका ध्यान चाहूंगी। भाजपा लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रही थी और इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा हुआ था। वो
चुनाव की तारीखें निर्धारित नहीं कर रहा था, लगातार सवाल उठ रहे थे। आज चुनाव की तारीखें निर्धारित हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, मिशन लोकसभा 2019 की तारीखें आ चुकी हैं। शुरू चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि मतदान 7 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को, तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को, चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल, पांचवें चरण का मतदान 6 मई को और छठे चरण का 12 मई को और सातवें चरण का मतदान 19 मई को होगा और 23 मई को नतीजे आएंगे। साथियों, चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं। बहुजन समाज के लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। एक और खास बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से गठबंधन की बातें हो रही हैं, गठबंधन हो रहा है, सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम साथ आती नजर आ रही हैं। सपा, बसपा, जिस तरह से बहुजन समाज की पार्टियां एक साथ एकजुट हो रही हैं, तो सीधे तौर पे जो ये मुकाबला देखा जा रहा है वो सीधे तौर पे फाइट बहुजन समाज की सवर्ण समाज के बीच में देखी जा रही है कि भाजपा और कांग्रेस के सवर्ण नेता लगातार बहुजन समाज पार्टी और बहुजनों की जो पार्टियां हैं उनसे टिकट लेना चाहते हैं। देखिए, बहुजन समाज के पास पैसा नहीं है, संसाधन विहीन समाज है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। इनका समाज सशक्त है, इनका समाज इन्हें हमेशा चंदा देता रहा है, मजबूत करता रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हो या फिर बहुजनों की कोई दूसरी पार्टी हो, सपा हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, कोई दूसरी और पार्टी हो, तो वो उनके पास, बहुजन समाज के पास पैसा नहीं है, चंदा प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो ये किस तरह की राजनीति करते हैं? ये टिकट के बदले पैसा लेते हैं, टिकट बेचकर पार्टी चलाते हैं, टिकट बेचकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो इन्हें उससे मदद मिलती है। लेकिन चंदे के नाम पर हमारा जो बहुजन समाज है वो मजबूत नहीं है। लेकिन सवर्णों के पास चंदा बहुत होता है, उनको खूब पैसा मिलता है, उनके पास चंदा है। तो बहुजन समाज पार्टी या सपा है या कोई दूसरी पार्टी है, ये बहुजन समाज के जो पार्टियां हैं ये पैसा लेकर टिकट देती है कि सवर्ण नेता बहुजन समाज की पार्टियों के पास जाकर टिकट खरीद रहे हैं। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, बड़ी जालसाजी चल रही है कि वो बहुजन समाज पार्टी या बहुजनों की पार्टियों में जाकर वो इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरा बहुजन समाज एकजुट हो चुका है। वो पहले इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी और आपकी वोटों से जीतेंगे और फिर पार्टी छोड़कर वो अपनी जो सवर्णों की पार्टियां हैं उसमें चले जाएंगे। ये एक बड़ी ही जालसाजी है, बड़ी ही गहरी प्लानिंग है। इसको हमारे जो समाज की पार्टियां हैं उन्हें समझनी होगी कि अगर वे सवर्णों को अपना टिकट दे रही हैं तो बहुजन समाज के जो कैंडिडेट हैं उनको उन्हें टिकट देना चाहिए। कहीं एक विश्वसनीय कैंडिडेट को टिकट देना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो बहुजन समाज तो खड़ा का खड़ा रह जाएगा, देखता ही रह जाएगा कि आप लोग एकजुटता दिखाएं। SC ST OBC माइनॉरिटी के सारे लोग, चुनावी तारीखें तय हो चुकी हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गठबंधन के साथ रहें और गठबंधन के साथ रहें। सवर्ण नेताओं से दूरी, सवर्ण नेताओं की बजाय आप जहां गठबंधन की पार्टियां नहीं हैं, जहां बहुजनों की पार्टियां नहीं है, वहां अगर कोई निर्दलीय सवर्ण के बजाय वहां अगर कोई निर्दलीय बहुजन खड़ा होता है तो आप उसे वोट दें। आप स्थानीय तौर पर अपने नेता की छवि देखें। खास तौर पर 2019 का चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है। 2019 का चुनाव एक बड़ा अपने आप में बड़ी राजनीति लेकर आ रहा है। 2019 के चुनाव की जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर बहुजन वर्सेस सवर्ण है। लोग अभी तक उसको कंपेयर करते आए थे कांग्रेस वर्सेस भाजपा। साथियों, मैं आपको बता दूं, जिसने भी बाबू जगजीवन राम जी का चुनाव देखा होगा, किस तरह से भाजपा ने अपने ही कैंडिडेट को हराने के लिए वो भाजपा के लोगों ने, भाजपा के वोटर्स ने वोट नहीं दिया और उन्होंने कांग्रेस को जिता दिया।
इस देश में, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है, इस देश में एक दलित और मुस्लिम का प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल है। अगर बहुजन समाज ने एकजुटता नहीं दिखाई तो हम जो सपना देख रहे हैं कि मान्यवर साहब का जो सपना था कि एक बहुजन प्रधानमंत्री इस देश को मिलेगा, तो वो सपना बहुत मुश्किल होगा अगर बहुजन समाज ने एकजुटता नहीं दिखाई दी। तो बहुत ज़रूरी है, 2019 के चुनावों की तारीखें तय हो चुकी है। आप सभी लोगों से यही निवेदन है, एकजुट होइए और अपना वोट ऐसे व्यक्ति को दे जो बहुजन सरकार बनाने में समर्थ हो। तो साथियों, बने रहिए ग्रेट बुद्धा टीवी पर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ग्रेट बुद्धा टीवी के लिए किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा ग्रेट बुद्धा टीवी को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। यही ग्रेट बुद्धा टीवी के लिए सबसे बड़ा सहयोग है। तो बने रहिए ग्रेट बुद्धा टीवी पर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।